जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग परिच्छेद 7 से देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग देखे कि जब बद्री पहलवान शहर से रिक्शा से आ रहे थे तो रास्ते में उसे रामाधीन भीमखेड़वा मिल जाता है। रामाधीन भीमखेड़वा जो कि वैद्य जी का विरोधी होता है, वह उसके घर में एक चिट्ठी दिया जाता है और उस चिट्ठी में लिखा रहता है अमावस्या के दिन 5 लाख और 5,000 रुपया लेकर के पहाड़ी के उस पर आना है। उसी को और उनको रामादीन भीमखेड़वा जब यह चिट्ठी को देखता है तो उसे पता चलता है यह चिट्ठी कोई और नहीं, रूपन बाबू के द्वारा लिखा गया है। तो उसी बात को लेकर के वह बद्री पहलवान को बोलता है कि अपने भाई को समझा दो, तुम्हारा भाई ऐसा ऐसा काम किया है। तो कहता है ठीक है मैं समझा दूंगा। तो बोलता है सिर्फ समझाने की बात है। तो उसमें का रामाधीन पीछे से आवाज ऊंची करके कहा उसने, मेरे यहाँ डाका पड़ने की चिट्ठी भेजी है, उस पर उसे सिर्फ समझाओगे, या समझाने का नहीं जुटियाने की बात है। रिक्शा चल दिया। पहलवान ने सिर घुमाए जवाब दिया, बहुत बुरा लगा हो तो तुम भी मेरे यहाँ वैसी ही चिट्ठी भिजवा दो। ठीक है, अब चलिए हम लोग उसके आगे चलते हैं। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार के पाठ्य पुस्तक जैसा खुला रहता था। क्यों छत पे यहाँ एक्चुअली मैं आपको बता दूं एक बात कि रंगनाथ जो था उसे रहने की जो व्यवस्था की गई थी उसी के विषय में यहाँ बात हो रहा है कि रंगनाथ जो अपने तंदुरुस्ती बनाने के लिए शहर से अपने मामागढ़ सिपालगंज आए हुए थे। तो उन्हीं को छत पे जो उन्हीं के लिए छत पे एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार के लिए पाठ्य पुस्तक जैसा खुला रहता था। कोने में रखी हुई मुकद्दरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें रखी हुई थी जिससे यह बात निकलता था कि यह कमरा किसका है, तो बद्री पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे में अपने अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिला कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थी और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थी। यही हाल छत पर सुखाने वाले कपड़ों का भी था। एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, क्या कहा जा रहा है, यही हाल कपड़े सुखाने वालों का भी था। कमरे के आर पार एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चोलियां, अंगोछे और पेटीकोट के साथ झूलते नजर आते थे। वैद्य जी के दवाखाने की अनावश्यक शीशियां भी कमरे में कमरे की एक अलमारी में जमा थी। प्रायः सभी शीशियां खाली थी। उन पर चिपके हुए सचरित्र सचित्र विज्ञापन, इस्तेमाल से पहले शीर्षक पर अर्धमानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर से जिसकी मूछें ऐंठी हुई, लंगोट कसा हुआ और परिणामतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पता चलता था। ये शीशियां जो हजारों इंसान को शेर के मानिंद बना देती है। यह दूसरी बात है कि वे अपने गुसलखाने और शयन कक्ष ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घुमा करते थे। बाहर बकरी के बकरी बने रहते थे। मतलब वो शीशियां जो मूल रूप से वीर्यनाश के बाद जो कमजोरी आती है उसे पुनः व जागृत करने के लिए वो शीशियां थी। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तकों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका छापना 1947 के पहले तो जुर्म था, आज भी जुर्म है। जो बहुत सी दफ्तरों की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता, जो आहार, निंद्रा, भय आदि में फंसे हुए आदमियों की जिंदगी में एक बड़ा सुखद लॉटरी सप्लीमेंट का काम करता है, और जो विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांघकर व्यापक रूप से सबके हृदयों में प्रतिष्ठित है। वैसे उसमें कोई खास बात नहीं होती, सिर्फ यही बताया जाता है कि किसी आदमी ने किसी आदमी ने
किसी आदमी ने किसी आदमी या किसी औरत के साथ किसी तरह से क्या बर्ताव किया। यानी इसमें सुमित्रानंदन पंत के दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो मानव मानव का चिरंतन संबंधों का वर्णन होता है। किनका? तो सुमित्रानंद पंत का नाम याद रखिएगा। और सुमित्रानंद पंत के भाषा में क्या? मानव मानव के चिरंतन। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहां से भी आपसे प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए भी होता था, और वह अध्ययन जाहिर है परिवार में अकेले विद्यार्थी होने के नाते रूपन बाबू ही करते थे। रूपन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते थे, जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकड़े, पेड़ के छांव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उम्र खयामी खयामी पदार्थों की जरूरत होती, वह सुख रूपन बाबू इस कमरे में अपने आप ही खींच लेते थे। परिवार के सभी लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के लिए श्रद्धा पैदा हो सकती थी। इसे देख लेने पर कोई भी समाजशास्त्री यह नहीं कह सकता था कि पूर्वी गोलार्ध में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को कहीं से कोई खतरा है। यही रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। यही कमरा जो है, वो अभी तक कमरे के विषय में बताया जा रहा था, यही कमरा जो है रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था। तो आपसे पूछा जाएगा रंगनाथ को यहाँ कुल कितने महीने रहना था? तो 4-5 महीने रहना था, आपसे पूछा जा सकता है। वैद्य जी ने ठीक बताया था। एमए करते करते किसी भी सामान्य विद्यार्थी की तरह वह कमजोर पड़ गया था। उसे बुखार रहने लगा था। किसी भी सामान्य हिंदुस्तानी की तरह उसने डॉक्टरी चिकित्सा में विश्वास न रहते हुए भी डॉक्टरी दवा खाई थी। उससे वह बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया था। किसी भी सामान्य शहराती की तरह उसकी भी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है। देखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। एक यहाँ पॉइंट हमको लगा, शहर की हवा और देहात शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है। यह पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, बहुत सारी संभावनाएं जो रहती मैं उसे भी आपसे बताते चलता हूँ, क्योंकि वहां से अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपको लगेगा कहाँ से प्रश्न पूछ दिया। इसलिए सभी छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। इसलिए पूरा उपन्यास पढ़ने का मतलब है कि इस उपन्यास से एक भी प्रश्न को हम गलत नहीं करें। इसीलिए वह यहाँ रहने के लिए चला आया था। किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह उसने एमए करने के बाद तत्काल नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी थी। देखिए, बहुत बड़ी बात, एमए करने के बाद जब लोगों को नौकरी नहीं मिलता तो चलो भाई पीएचडी कर लेते हैं, रिसर्चर बन जाते हैं, जिससे कुछ तो फेलोशिप मिलेगा। तो वही इन्होंने करना शुरू कर दिया था। पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं है। इसलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन गांव में रहकर आराम करेगा, तंदुरुस्ती बनाएगा, अध्ययन करेगा, जरूरत पड़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला बदली कर आएगा, और वैद्य जी के हर स्टेज पर शिष्ट भाषा में यह कहने का मौका देगा कि काश हमारे नवयुवक निकम्मे न होते तो हम बुजुर्गों को यह जिम्मेदारी न उठानी पड़ती। जब संपूर्ण उपन्यास समाप्त हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में उसको मर्ज करके भी डाल दें, ताकि आपको पूरा उपन्यास एक ही क्लास में उपलब्ध हो जाए, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। ऊपर का कमरा काफी बड़ा था और उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फैला दिया था। यानी कि अपना सामान सारा वह एक रूम में आते ही रख दिया था। उसकी सफाई करा के एक चारपाई अस्थायी रूप से डाल दी गई थी। उस पर एक अस्थायी बिस्तर पड़ गया था। पास की अलमारी में उसकी किताबें लग गई थी। उनमें जेबी जासूस, देखिएगा वह जो किताबें लाए थे उसमें एक अलमारी लगा दिया जिसमें वो किताबें रखे थे। कौन कौन? तो पहला एक नाम आया है जेबी जासूस, याद रखिएगा। जेबी जासूस गुप्त साहित्य प्रवेश का निषेध दिया गया था, इसमें से याद रखिएगा। वह एक छोटी सी मेज और कुर्सी भी कॉलेज से मंगवा कर लगा दी गई थी।
क्या हुआ कि उस रूम में वो कॉलेज से क्या क्या मंगवा के लगा दिया गया था, एक मेज, छोटी सी मेज और कुर्सी भी मंगवा कर लगा दी गई थी ताकि वो अपना अध्ययन कर सके। चारपाई के पास ही दीवार में एक खिड़की थी जो खुलने पर बागों और खेतों का दृश्य पेश करती थी। यह दृश्य रंगनाथ की जिंदगी को कवित्वमय बनाने के काम आता था। वह उसे सचमुच ही कभी-कभी लगता था कि उसे अपने सामने जैसे कितने वर्ड्सवर्थ, कितने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितने गुरुभक्त सिंह एक ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं और उनके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुंह में तुरही लगाए सांस फुलाए खड़े हुए हैं। तुरही लगाए खड़े हुए हैं। रूपन बाबू कहीं से रूपन बाबू कहीं से कुछ ईंट रोड़ा उठा लाए थे और उसे जोड़ गांठ कर उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार कर लिया था। क्या हुआ, उन्होंने कहीं एक टूटा फूटा पुराना रेडियो होगा उसे ले आया था और उसे तोड़ जोड़ के उन्होंने एक रेडियो जैसे तैयार कर लिया था। कमरे के ऊपर बांसों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे लंबे तार दौड़ा दिए थे जिससे लगता था कि वह एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर सेंटर है। पर अंदर रेडियो हेडफोन के सहारे ही सुना जा सकता था, जिसे कान में चिपका कर रंगनाथ कभी कभी स्थानीय खबरें, वैष्णव संतों के शौकपूर्ण भजन सुन लेते थे और इत्मीनान कर लेता था कि ऑल इंडिया रेडियो वैसा ही है जैसा पिछले दिनों में था, और हजारों गालियां खाकर वह बेहया अपने पुराने ढर्रे पर टस से मस नहीं हुआ। अब देखिए, हुआ ये था कि वह रेडियो उस समय नेटवर्क, आजकल ना मोबाइल फोन आ गया, बहुत जो नेटवर्क है उस समय नहीं होता था, तो लोगों के घर में एंटीना लगा होता था। तो एल्युमिनियम के तार हम लोग भी क्या करते थे बचपन में, अब वो रेडियो में जोड़ देते थे, बहुत अच्छा सिग्नल पकड़ता था, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा पकड़ता था, गाने सुनने, न्यूज सुनने हमें मिलता था। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद जी की सलाह से बना था। अब देखिए रंगनाथ कैसे कैसे रूटीन होगा रंगनाथ का, वो वैद जी अपने हिसाब से बनवा दिए थे कि तुम्हें कब उठना, कब सोना, कब क्या करना है। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद जी की सलाह से बना था। बहुत सवेरे उठना, उठकर सोचने की कल का खाया हजम हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्ते उच्चस्ते जीर्ण जीर्ण नृप्यते। तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना, यानी सवेरे सबसे पहले उठ जाना है और तांबे के लोटा में जो पानी रखा हुआ है उससे पहले पी जाना है। उसका पीने के बाद दूर तक टहलने चले जाना है। नित्य कर्म करना, यानी शौच वगैरह, ब्रश वगैरह करना है, क्योंकि संसार में वही एक नित्य कर्म है, बाकी अनित्य है। टहलते हुए लौटना पर चक्र चंक्रमणम हितम, मुंह हाथ धोना, लकड़ी चबाना और उसी क्रम में लगे हाथ दांत साफ करना, गुनगुने पानी से कुल्ला करना, व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर का भोजन करना, फिर विश्राम करना, फिर अध्ययन करना, फिर संयम काल टहलने जाना, लौट कर फिर साधारण व्यायाम करना, बादाम मनक्के आदि का द्रव्य प्रयोग करना, अध्ययन फिर शयन, अंतिम में सो जाना। रंगनाथ इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया था। इसमें सिर्फ इतना संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्य जी की बैठक में गंजाहों की सोबत ने ले ली थी। क्या हुआ कि उनका अध्ययन का जो समय था, उसमें वैद्य जी की जो बैठक में गंजाहे रहते थे, गंजाहे मतलब सिपालगंज के जो प्रतिष्ठित लोग रहते, वो उन्हीं की सोबत ने यह समय ले ली थी। चूंकि रंगनाथ के वीर की प्रतिरक्षा का कोई खतरा नहीं था, कुल मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए वैद्य जी के इस संशोधन में कोई ऐतराज न था, बल्कि एक तरफ से वे इसे पसंद करते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आदमी उसके पास बैठा रहता और हर बाहरी आदमी के सामने परिचय कराने के लिए हर समय तैयार मिलता है। यानी कि अध्ययन के समय वो कहाँ बैठते थे, तो बैठक में आके बैठते थे जहाँ 10 तरह के लोग होते थे, और जब भी कोई नया लोग उनके सामने आता था तो उनसे उनका परिचय करवाता था। ये इतिहास में एमए किए हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह करके परिचय करवाते थे।
और दिन भर वो इतना रंगनाथ व्यस्त रहते थे कि उन्हें कभी वासना की ओर ध्यान नहीं जाता था, जिसके कारण उनका वीर्य बर्बाद नहीं होता था। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। उसने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सहारे बड़े बड़े निगम, आयोग और प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घसीटते हैं, वही दांव पैंच और पैंतराबाजी की अखिल भारतीय प्रतिभा यहाँ कच्चे माल के रूप में इफरात से फैली पड़ी है। ऐसा सोचते हैं भारत की संस्कृति एकता में उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। पर कमजोरी सिर्फ एक बात को लेकर थी। उसने देखा था कि शहर में वाद विवाद एक नया रूप पुरानी उन्होंने शहर में देखा था कि वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का यह विश्वास था कि हम बुद्धिमान हैं और हमारा बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया है। नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा है। वह वही वहीं पर नई पीढ़ी की यह आस्था थी कि पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से खुश भी हो जाती थी और अपने और समाज के प्रति ईमानदार न थी। जबकि हम चेतन हैं, किसी भी हालात में खुश नहीं होते और अपने प्रति ईमानदार हैं और समाज के प्रति कुछ नहीं, क्योंकि समाज कुछ नहीं है। यह वाद विवाद खासतौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में ही चल रहा था, क्योंकि औरों के मुकाबले इतना जो विवाद हम लोग पढ़े ये शहर में चल रहा था। क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र ही ज्यादा से ज्यादा फैलावदार और कम से कम हानिकारक है। पिछली पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को मूर्ख और अगली पीढ़ी के मन में पिछली पीढ़ी को जोकर समझने का चलन वहां इतना बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य और कला साहित्य का न होता तो अब तक गृह युद्ध हो चुका होता। रंगनाथ कुछ दिन तक समझता रहा कि शिवपालगंज में अभी तक ऐसे पीढ़ी संघर्ष का उदय नहीं हुआ है, पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो गया। उसने देख लिया कि यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। वह समझ गया कि यहाँ की राजनीति इस पहलू से भी कमजोर नहीं है। मतलब वहाँ पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का द्वंद्व शहर में चल रहा है। एक पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी वालों को जोकर समझते हैं, वहीं नई पीढ़ी वाले पुराने पीढ़ी वाले को मूर्ख समझते हैं। और जब वो यहाँ आए तो सोच रहे थे कि ये पीढ़ी जो गैपिंग है यह यहाँ आके खत्म हो गया होगा, लेकिन जब यहाँ आके वो देखा तो यहाँ भी गैपिंग खत्म नहीं हुआ था। बात एक 14 साल के लड़के को लेकर चली थी। कितने साल का? तो 14 साल का लड़के को लेकर चली थी, याद रखिएगा, ठीक है। छोटे पहलवान के विषय में ही जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कहा गया होगा। एक शाम बैठक में किसी आदमी ने शिवपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र बताना शुरू किया। उससे प्रकट हुआ कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी थी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो गए थे। सुना जाता है कि अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए, अच्छा ये छोटे पहलवान ने एक दूसरे व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है, उसे ध्यान से समझिएगा। लौटे हुए विद्वानों ने उस लड़के बारे में छानबीन की। उन्हें टूटे हुए परिवार, बुरी सोहबत, खराब वातावरण, अपराधशील वंश परंपरा आदि रटी रटाई किताबी थियोरियों को उस पर खपाना चाहा, पर लड़के ने खपाने से इनकार कर दिया और बाद में भी विद्वान इसी नतीजे पर पहुंचा है कि हो ना हो यह प्रभु का चमत्कार है। वास्तव में इससे इन विद्वानों की अयोग्यता नहीं, अपने देश की योग्यता ही प्रमाणित होती है, जो आजकल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में ऐसी व्यवहारिक समस्या चुटकियों में पैदा कर सकता है कि अमेरिका की कीमती कागजों पर छपी हुई किताबों की बेशकीमती सिद्धांत
पोच साबित होने लगता है और उनका हल निकालने के लिए बड़े बड़े भारतीय विद्वानों को घबराकर फिर अमेरिका की ओर ही भागना पड़ता है। इस लड़के की केस हिस्ट्री ने भी कुछ ऐसा ही तहलका मचाया था। एक बहुत बड़े विद्वान ने अपनी अगली अमेरिकी यात्रा में उसका समाधान ढूंढने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। लड़का शिवपालगंज के इतिहास में अचानक दो तीन साल के लिए उदित हुआ, चमका हुआ और फिर पुलिस की झड़प, वकीलों के व्याख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निस्संग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग बन गया। वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वानों के लिए समस्या बना हुआ है। उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमेरिका की मित्रता का सहारा लिया जाने वाला है। यह बात सिपालगंज आते आते लोक कथा बन गई। तब से वहां उस लड़के की लीला समरण बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा। मतलब कुल मिला के घटना के विषय में बताया जा रहा है, और जब वो घटना के विषय का चर्चा चलते चलते यह घटना जब पता चला सिपालगंज वालों को, तो वो लोगों ने क्या किया, उसे कथा कहानियों के रूप में स्वीकार किया। रंगनाथ को बताया गया कि वह लड़का 10 साल की उम्र में ही इतना तेज दौड़ने लगा था कि 15 साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते। 11 साल की उम्र में वो रेल में बिना टिकट चलने और टिकट चेकर को धाता देने में उस्ताद हो गया। 1 साल बाद मुसाफिरों को देखते देखते उनका सामान कुछ इस तरह ड्राइव करने लगा जैसे लोकल एनेस्थीसिया देकर होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डालते हैं, और मेज पर लेटे हुए आदमी को पता नहीं चलता कि शरीर का एक हिस्सा कहाँ चला गया। इस तरह की चोरी की उसकी ख्याति सबसे ज्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में 14 वर्ष की अवस्था में जब वह पकड़ा गया तो पता चला कि वह ऊपर के शीशा तोड़कर दरवाजे के भीतर छिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका है। बंगलों की चोरियां करता है। चोरियां भी रोशनदार से नहीं बल्कि उपयुक्त तरकीब से दरवाजा खोलकर भले आदमियों की तरह कायदे से रास्ता मकान में घुस कर करता है। इस लड़के की प्रशंसा करते करते किसी आदमी ने बरहाम चोट्टा का भी जिक्र किया, जो किसी जमाने में उस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था। पर उसका नाम सुनते ही एक लड़के ने बड़े जोर से विरोध किया और बतर्ज विधानसभा की स्पीचों के बिना किसी तर्क के साफ आवाज ऊंची करके साबित करने की कोशिश की कि बरहम चोट्टा भी कोई चोट्टा था। राम स्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया वह बरहम चोट्टा के जन्म भर भी न हिलेगा। रंगनाथ इस बातचीत में पीढ़ी संघर्ष की झलक दिख पड़ी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल चोट्टे सचमुच ही ऐसे 30 मार खा हैं? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चोट्टे हुआ करते थे। सनीचर उस उम्र का था जिसे नई पीढ़ी वाले पुरानी पीढ़ी के साथ और पुरानी पीढ़ी वाले नई पीढ़ी के साथ लगते हैं। आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन न होने के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं, इसी कारण उसके ऊपर किसी भी पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी। साहित्य और कला के सैकड़ों अर्धप्रौढ़ आलोचकों की तरह सिर हिलाए अपनी राय देने से कतराते हुए बोले, भैया रंगनाथ, पहले के लोगों का हाल न पूछो। यही ठाकुर दूरबीन सिंह थे। एक ठाकुर कौन? ठाकुर दूरबीन सिंह थे। मैंने उनके दिन भी देखे, पर आजकल के लौंडों के भी हाल न पूछो। आज से लगभग 30 साल पहले आज की पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी, और हुई भी थी तो यशस्वी रहे हैं प्रभु, है मुरारे, चिरंजीवी रानी व राजा हमारे। इसको याद रखिएगा, ठीक है? या फिर खुदाया जर्ज पंचुम के हिफाजत कर का देखिएगा, ये भी पंक्ति याद रखिएगा। का कॉरस गाने के लिए हुई थी। सिपालगंज के सबसे प्रमुख गंजहा का नाम ठाकुर दूरबीन सिंह था। मैंने गंजहाओं में सबसे प्रमुख कौन था? तो ठाकुर दूरबीन सिंह था। इस बात को याद रखिएगा।
उनके माँ बाप ने अपने नाम के साथ दूरबीन लगाकर शायद चाहा था कि उनका लड़का हर काम वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े लड़के होकर उन्होंने ऐसा ही किया था। जिस चीज को उन्होंने दिलचस्पी दिखाई उसे बुनियादी से पकड़ा। उन्हें अंग्रेजी कानून कभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब महात्मा गांधी सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दंडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों दूरबीन सिंह इंडियन पैनल कोड के सभी दफाओं को एक एक करके तोड़ने के बुनियादी काम शुरू कर दिया था। स्वभाव से वे बड़े परोपकारी थे। परोपकारी एक व्यक्तिवादी धर्म है और इसके बारे में हर व्यक्ति अपने अपने से धारणा होती है। कोई चींटियों कोई चींटियों को आटा खिलाता है, कोई अविवाहित प्रौढ़ाओं की मानसिक अवस्था ठीक करने के लिए अपने मत्थे पर प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार की तख्ती लगाकर घूमता है। कोई किसी को सीधे रिश्वत न लेने पड़े इसलिए रिश्वत देने वाले से खुद संपर्क स्थापित करके दोनों पक्षों के बीच दिन रात दौड़ धूप करता है। यह सब परोपकार संबंधी व्यक्तिगत धारणाएं हैं। दूरबीन सिंह की भी परोपकार के विषय में अपनी धारणा थी। वे कमजोर आदमियों की रक्षा करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे, इसलिए लड़ाई भिड़ाई के हर मौके पर वे बिना बुलाए पहुंच जाते थे और कमजोर की तरफ से लाठी चला दिया करते थे। उन शांतिपूर्ण दिनों में वे सब बातें बंधी दर से चलती थी। इस इलाके में मशहूर थे कि शहर में जैसे बाबू जय राम प्रसाद वकील, देखिएगा शहर में कौन, बाबू राम प्रसाद जयराम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपए पेशी लेते थे। 50 रुपए कितने लेते थे? बाबू जयराम प्रसाद वकील हर पेशी के लिए 50 रुपया हर पेशी पर लेता था। उसी तरह दूरबीन सिंह मुकदमे के पहले मारपीट के लिए 50 रुपए लेता था। तो मारपीट के लिए दूरबीन सिंह कितना लेता था? तो ये भी 50 रुपए लेता था। बड़ी लड़ाइयों में वे जहां आदमी जमा करने पड़े, यह रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती थी। पर उसकी भी दरें निश्चित थी, उसे कोई धोखेबाजी नहीं थी। उनके आदमियों के गोश्त और शराब भी देनी पड़ती थी, पर वे स्वयं इन मौकों पर गोश्त नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे। इससे उनका पेट हल्का, दिमाग साफ रहता था, जो कि युद्ध के समय बड़ी ही वांछनीय स्थिति। और चूंकि गोश्त और शराब देखकर भी नहीं कहने वाला आदमी सदाचारी कहलाता है, इसलिए वे सदाचारी कहलाते थे। यानी कि दूरबीन सिंह कैसा व्यक्ति था? तो वह सदाचारी व्यक्ति था। दूरबीन सिंह कैसा व्यक्ति था? तो वे सदाचारी व्यक्ति थे। इस बात को याद रखिएगा। दूरबीन सिंह सदाचारी व्यक्ति थे। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे सेंध नहीं लगाते, वे दीवार फांदने के उस्ताद थे। यानी इस बात को भी याद रखिएगा आपसे, वो दीवार फांदने के उस्ताद कौन थे? तो दूरबीन सिंह जो है वह दीवार फांदने के उस्ताद थे। और कहीं भी आसानी से पोल जंप का चैंपियन हो सकते थे। शुरू में रुपए की कमी होने पर वे कभी कभी दीवार फांदने का काम करते थे। बाद में वैसा काम सिर्फ कभी कभी अपने नए चेलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की नीयत से भी करने लगे थे। यह वह जमाना था जब चोर चोर थे और डाकू डाकू। चोर घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसते थे और एक 5 साल का बच्चा भी पैर फटकार दे तो वह जिसे सेंध से अंदर आए थे उसी से विनम्रता पूर्वक बाहर निकल जाते थे। डाकुओं की दिलचस्पी मारपीट से ज्यादा होती थी। माल लूटने का काम इस परिप्रेक्ष्य में दूरबीन सिंह ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग जाने वाले को पीटने का चलन चलाया और यह तरीका उसके समसामयिक चोरों में बड़े ही लोकप्रिय हो गया।
इस तरह दूरबीन सिंह ने चारों ओर डकैती के बीच के फासले को कम करने चोरी और डकैती के बीच के फासले को कम करने के लिए एक बुनियादी काम किया और उनकी पद्धति मैथोडोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पर वक्त की बात अर्थात सिपालगंज में जो बात भी वक्त के खिलाफ पड़ती वो वक्त की बात हो जाती थी। वक्त की बात यही ठाकुर दूरबीन सिंह अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा बुढ़ापे में खाकर कुएं की जगत के नीचे गिर गए। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कुछ दिन तक कोने में रखी हुई अपनी लाठी को देख देख दूरबीन सिंह अपने भतीजे के मुंह में उसे ठूंस देने का संकल्प करते रहे। अंत में लाठी और भतीजा मुंह को यथावत छोड़कर वह सिपालगंज की मिट्टी वीर विहीन बनते हुए वीर गति को प्राप्त यानी तय हो गए, अर्थात दूरबीन सिंह जो थे वह मर गए। शनिचर ने दूरबीन सिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाया। दूरबीन सिंह के विषय में शनिचर ने क्या किया? अपना संस्मरण सुनाया। भैया रंगनाथ रात थी। भैया रंगनाथ अंधेरी रात थी। मैं भोलूपुर के तिवारियों के बाग के बगीचे से आ रहा था। तब हमारा भी बचपना था और हम बाग बकरी को एक ही निगाह से देखते। देह में ऐसा जोश की हवा डंडे मारते और पत्ता भी खड़कते जाए तो छिटक कर माँ की गाली देते थे। तो अंधेरी रात थी और हम हाथ में डंडा लिए सट चले आ रहे थे। तभी एक पेड़ के पीछे से किसी ने कहा, खबरदार। हमने समझा कि कोई जिन्न आ गया है। उसने सामने तो लाठी डंडा सब बेकार। मैंने लाल लंगोट वाले का ध्यान किया और भैया लाल लंगोट वाला तो तभी काम देगा जब भूत प्रेत जिन्ना से मुचहटे हो। यहाँ पेड़ के पीछे से एक काला कलूटा गठी देह का जवान निकलकर मेरे सामने आया और बोला, जो कुछ हो चुपचाप रख दो, धोती कुर्ता भी उतार दो। मैंने मारने को डंडा ताना तो क्या देखा कि चारों तरफ से 5-6 आदमी घेरे डाले हुए हैं। सब बड़ी बड़ी लाठियां और भाले लिए हुए हैं। हमने भी कहा कि चलो शनिचर, तुम्हारी भी जोड़ बाकी आज से फिस। डंडा मेरा ताना का ताना रह गया। चलने की हिम्मत न पड़ी। एक बोला, तान के रह क्यों गया, चलाता क्यों नहीं? असल बाप का औलाद हो तो चला दे डंडा। बड़ा गुस्सा लगा, पर भैया मैं जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने कहा, जान ले लो, जान न लो, माल ले लो। मतलब जान न लो मतलब मुझे बख्श दो, और क्या करो, जो भी मेरे पास पैसा धन दौलत है तुम उसे ले लो, बस मुझे बख्श दो। दूसरे ने कहा, शाले की अधेला भर की जान उसके लिए सियार जैसा फेंफे कर रहा है, इतना माल छोड़ दे रहा है। अच्छी बात है, धर दे सब माल। बस भैया, एक झोला था, उसमें सत्तू था, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था। क्या था उस झोले में? एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था, मामा के घर से मिला था। फर्स्ट क्लास सूत की डोरी। लोटा क्या था? बिल्कुल बाल्टी था, कुएं से 2 सेर पानी खींचता था। पूड़ियां थी असली घी की। तब यह बनस्पति साला कहाँ से चला था? सब उन्होंने गिन कर धर लिया। फिर धोती उतरवाकर टेंट में 1 रुपए था, उसे भी छीन लिया। कुर्ता और लंगोटा पहने हुए जब मैं खड़ा हो गया तो एक ने कहा, अब मुंह में ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जाओ। क्यों भर किया तो इसी बाग में खोद कर गाड़ दूंगा। मैं चलने को हुआ तो एक बात पूछा, कहाँ रहते हो? मैंने कहा, गंजा हूं। फिर न पूछो भैया, सब लुटेरे खड़े के खड़े मुंह ताकने लगे। किसी ने मुझसे सिपालगंज के मुखिया का नाम पूछा, दूसरे ने लंबरदार का, तीसरे ने कहा, दूरबीन सिंह को जानते हो? मैंने कहा, दूरबीन सिंह की तरफ से लाठी भी चलाने जा चुका हूं। जब रंगपुर में जमावड़ा हुआ तो सुलह न होती तो हजारों लोगों
लोग वहीं खेत हो जाते। दूरबीन सिंह को गांव के रिश्ते में काका कहता हूँ, यानी कि दूरबीन सिंह को रिश्ते में वो क्या कहता था शनिचर? काका कहता था। बस राम राम सीता सीता, राम सीता राम जैसे काले आदमियों में गोरा फौजी पहुंच गया हो। भगदड़ मच गई। कोई मेरी धोती वापस ला रहा है, कोई कुर्ता। एक ने जूता दिया, एक ने मेरे हाथ में झूला पकड़ाया, एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला तुम्हारी 2 पूड़ियां खाली है, इसके दाम ले लो, पर दूरबीन सिंह से न बताना कि हमने तुम्हें घेरा था। चाहे कुछ पैसे ले लो और कहो तो पेट फाड़ कर पूड़ी निकाल दूं। हमें क्या पता था भैया तुम गंजा हो। फिर तो सब हमें गांव के पास के ताल तक पहुंचाने, फिर रिरियाते रहे। मैंने भी समझा कर उनके आंसू पोंछ दिए, कहा जब तुम घर के आदमी निकले तो फिर पूड़ी खाने का क्या अफसोस, लो 1-2 और खा लो। वह आदमी भागा, कहा दादा हमने भर पाया, हमें क्या पता था कि तुम गंजा हो। बस दादा दूरबीन सिंह से न कहना। मतलब दूरबीन सिंह उस जमाने में बहुत लोकप्रिय प्रसिद्धि थी और मारपीट में वह सबसे श्रेष्ठ था और गुंडों का गुंडा, गुंडुओं में सबसे वह राजा था। हमने कहा घर चलो, पानी पत्ता करके जाना, भूखे हो तो भोजन भाव कर लेना। पर उन्होंने कहा दादा हमें जाने दो, तुम भी जाकर सो, कल सवेरे तक यह सब भूल जाना, किसी से कहना नहीं। सो भैया मैं घर आकर पड़ा रहा। सवेरे होती ही मैंने दूरबीन सिंह से जाकर पैर पकड़े कि काका तुम्हारे नाम में लाल लंगोट वाले का जोर बोल रहा है, तुम्हारा नाम लेकर जान बचाया है। दूरबीन सिंह ने पांव खींच लिए, बोले जा सनीचर, कोई फिक्र नहीं, जब तक मैं हूं अंधेरा उजाला में जहां मनो वहां घुमा कर, किसी का डर नहीं। सांप बिच्छू तू खुद ही निपट ले, बाकी तो हमारे लिए छोड़ दे। यह सनीचर सांस खींचकर चुप हो गया। रंगनाथ समझ गया कि घटिया कहानी लेखकों की तरह मुख्य बात पर आते आते वो हवा बांध रहा है। उसने पूछा फिर जब तक दूरबीन सिंह थे गंजहा लोगों का ठाट करते रहे होंगे। तब रूपन बाबू बोला। उन्होंने रंगनाथ की जानकारी में पहली बार यह साहित्यिक बात कही, सांस भर कर कहा कि पुरुष बलि नाही होत है, कि समय होत बलवान, कि भिल्ली लूटी गोपिका, कि वही अर्जुन वही बाण। इस बात को याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। रंगनाथ ने पूछा क्या हो गया है रूपन बाबू, क्या शिवपालगंज में कोई तुम्हारी गोपिकाएं लूट ले गया? रूपन बाबू ने कहा शनिचर दूसरा वाला किस्सा भी सुना दो। शनिचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया। भैया लठेती का काम कोई असेंबली का काम तो नहीं। असेंबली में जितने बूढ़े होते जाओ उतनी ही अकल सठियाती जाए, उतनी ही तरक्की होती है। यहां से यहां तक ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि असेंबली में जितने ही बूढ़े होते जाओ उतनी ही अकल सठियाती जाए, उतनी ही तरक्की होती है। यही हरिनाम सिंह को देखो, चलने को उठते हैं तो लगता है कि गिर कर मर जाएगा, पर दिन वहां उनकी पूछ बढ़ रही है। यहाँ लठेती में कत्ल का जोर बात है, जब तक चले तब तक चले, जब नहीं चले तब हलाहल हो गए। अभी 5-6 साल हुए होंगे, मैं कार्तिक में नहाने के लिए गंगा घाट गया था। लौटने रात को हुई। यही भोलूपुर के पास रात हुई, बढ़िया चटन चांदनी। बाग के भीतर हम मौज में आ गए तो एक चोबोला गाने लगा। तभी किसी ने पीछे से पीठ पर दाएं में लाठी मारी। न राम 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 न दुआ सलाम, एकदम से लाठी मार दी। अब भैया चोबोला तो जहां तक छूटा, झोला 20 हाथ से लेकर गिरा, 20 हाथ पर जाकर गिरा। डंडा अलग छिटक गया। मैं चिल्लाने को हुआ कि 3-4 आदमी ऊपर आ गए। एक ने मुंह दबाकर कहा चुप बे साले, गर्दन ऐंठ दूंगा। मैंने फड़फड़ाकर उठने की हमारी कोशिश की, पर भैया अचकचे में कोई गामा पहलवान पर लाठी छोड़ दे तो वहीं लौट जाएगा। हमारी क्या विशाल, वहीं मुंह बंद किए पड़े रहे। थोड़ी देर में हाथ पांव जोड़ता रहा, इशारा करके कहा मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तब उन्होंने मुंह से कपड़ा निकाला। एक ने मुझसे पूछा रुपया कहाँ है? मैंने कहा बापू जो कुछ है इसी झोले में है।
झोले में 1.5 रुपए की रोजगारी थी। एक लुटेरे ने उसे हाथ में खनखना कर कहा, लंगोट खोल कर दिखाओ। मैंने कहा, बापू लंगोटा तो खुलवाओ, उसके नीचे कुछ नहीं है, नंगा हो जाऊंगा। बस भैया वे बिगड़े। उनने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूं। फिर तो उन्होंने देह पर से सभी कुछ उतरवा कर तलाशी ली। गांजा भांग की खोज में पुलिस वाले ने भी ऐसी तलाशी नहीं लेती। जब कुछ नहीं निकली तो उसने एक ने मेरे पीछे एक लात मारी और कहा कि अब चुपचाप मुंह बंद किए नाक के सामने चले आओ और अपने दरबे में घुस जाओ। अब तक मेरी बोली लौट आई। मैंने कहा, बापू तुम लोगों ने हमारी जान छोड़ दी, यह ठीक किया। माल ले लिया तो ले लियो, उसकी फिक्र नहीं। हम तुमको बता दे कि तुम नमक से नमक खा रहे हो। तुम हो सरकार के, हम हैं दरबार के। तुम हो सरकार के तो हम भी हैं दरबार के। वे लोग मेरे पास सिमट आए, पूछने लगे, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, किसके साथ हो। मैंने कहा, मैं गंझा हूँ, ठाकुर दूरबीन सिंह के साथ रहता आया हूँ। फिर न पूछो भैया रंगनाथ, सब ठिल्ले मार मार कर हंसने लगे। एक ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं सोच भी नहीं पाया था कि वह क्या करने जा रहा, और उसने एक लंगड़ी मारकर मुझे वह चित्त कर दिया। मैं फिर देह से घास फूस झाड़ कर खड़ा हुआ। एक लुटेरे ने, जो नई उम्मीद का सजीला जवान था, कहा, यह दूरबीन सिंह किस चिड़िया का नाम है। सब ठीठी करके उसी तरह हंसने लगे। मैंने कहा, दूरबीन सिंह के नहीं जानते बापू, क्या बाहर से आए हो। यहाँ 10 कोस के इर्द गिर्द कोई गनहा लोग को नहीं टोकता। दूरबीन सिंह के गांव वालों को सभी छोड़कर चलते हैं। अगर बापू तुम नहीं मानते तो ले जाओ मेरा झोला, कोई बात नहीं। लुटेरे फिर ठीठी करने लगे। एक बोला, मैं जानता हूं, अब दूरबीन सिंह के दिन लद गए। ये जितने पुराने लोग थे, थोड़ी लठैती खाकर 30 मरखा बन जाते थे। इनके दूरबीन सिंह की लाठी चलाकर 2-4 दीवारें फांद कर बहादुर बन गए। अब बांस के सहारे दीवारें फांदना तो स्कूलों तक में सिखा देते हैं। एक लुटेरे बोला, लाठी चलाना भी तो सिखाते हैं, मैंने खुद वही लाठी चलाना सीखा है। पहले वाले नौजवान बोला, तो यह दूरबीन सिंह बड़े नामवर हो गए, तमंचा तो साले के पास है ही नहीं, चले हैं जागी जागीरदारी फैलाने। एक दूसरा लुटेरा हाथ में चोर बत्ती लिए खड़ा था। जेब से उसने एक तमंचा निकाला। कहा, लो बेटा, यह है 6 गोलियों वाला हथियार। देसी कारतूस तमंचा नहीं, असली विलायती। कहते कहते उसने तमंचे की नली हमारी छाती पर ठोक दी। कहता रहा, जाकर बता देना अपने बाप को, अंधों में काना राजा बनने के दिन लद गए, अब वे पड़े पड़े खटिया पर रोते रहे। कभी अंधेरे उजाले में दिख गए तो खोपड़ी का गूदा निकल जाएगा। समझ गए बेटा, फकीरे फकीरे दास। इसके बाद भैया मैं अपने को रोक न पाया। देह में इतनी जोश बढ़ा कि डंडा तक वहीं फेंककर बड़ी जोर से हिरन की तरह भागा। मेरे पीछे उन लोगों ने फिर ठहाका लगाया। एक चिल्लाकर बोला, मार साले दूरबीन सिंह को। खड़ा तो रहा, अभी मारते मारते दूरबीन बनाए देता हूँ। मगर भैया भागने का कोई हमारा आज तक मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ स्कूल कॉलेज के लड़कों को सीटी बजा बजा कर भागना सीखते हैं। हम बिना सीखे ही ऐसे भागे कि दिखा दें कि खरगोश तक खड़ा खड़ा पछताता रहे। तो भैया गाली वाली उन्होंने बहुत दी, पर हमें वे पकड़ नहीं पाए। किसी तरह से मैं घर पहुंचा। दूरबीन सिंह के दिन तब तक गिर गए थे। पुलिस भी भीतर भीतर उनके खिलाफ रहने लगी थी। दूसरे दिन हमारा मन बहुत कुलबुलाया, कर हमने पर हमने यह बात उससे नहीं कही। कह देते तो दूरबीन काका उसी की ठेस में टें बोल जाते। रुपन बाबू दुखी चेहरे को वजनी झोले की तरह लटकाए बैठे थे। सांस खींचकर बोले, अच्छा ही होता, तब टें हो जाते तो भतीजे के हाथ से तो न मरते। परिच्छेद हम लोग 8वां अब पढ़ेंगे। अभी हम लोग टोटल 7 परिच्छेद को समाप्त कर दिए।
अब हम लोग 8वां परिच्छेद पढ़ेंगे। शिवपालगंज गांव था, पर हर शहर से नजदीक और सड़क के किनारे था। इसलिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को वहां तक आने में कोई सैद्धांतिक ऐतराज नहीं हो सकता था। कुओं के अलावा वहां कुछ हैंडपंप भी लगे थे, इसलिए बाहर से आने वाले बड़े लोग प्यास लगने पर अपनी जान को खतरे में डाले बिना वहां का पानी पी सकते थे। खाने का भी सुविधा था। वहां के छोटे मोटे अफसरों में कोई ना कोई ऐसा निकल ही आता था जिसके ठाट बाट देखकर वहां वाले उसे परले सिरे का बेईमान समझते, पर जिसे देखकर ये बाहरी लोग आपस में कहते कि कितना तमीजदार है, बहुत बड़े खानदान का लड़का है। देखो ना, इसे चीकू साहब की लड़की बिहाई है। इसलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे लोग यहाँ खाना खा सकते थे। कारण जो भी रहा हो, उस मौसम में शिवपालगंज में जननायकों और जनसेवकों का आना जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था। उन सबको शिवपालगंज के विकास उन सबको शिवपालगंज के विकास की चिंता थी, और नतीजा यह होता था कि वे लेक्चर देते थे। वे लेक्चर गंजों के लिए विशेष रूप से दिलचस्पी थे, क्योंकि इनमें प्रायः शुरू से ही वक्ता श्रोता और श्रोता वक्ता को बेवकूफ मानकर चलता था, जो कि बातचीत के उद्देश्य से गंजों के लिए आदर्श परिस्थिति है। फिर भी लेक्चर इतना ज्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद लोग को अपच हो सकता था। लेक्चर का मजा तो तब लेक्चर का मजा तो तब वे सुनने वाले भी समझ समझे कि यह बकवास कर रहा, और बोलने वाले भी समझे कि यह बकवास कर रहा हूं। पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभीरता से चलते कि सुनने वाले को कभी कभी लगता था कि यह आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ही ईमानदार है। ऐसा संदेश होता है कि लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था, और उसका असर श्रोताओं के हाजमे के बहुत खिलाफ पड़ता है। यह सब देखकर गंजों ने अपनी अपनी तंदुरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहण करने का समय चुन लिया था। कोई सवेरे खाना खाने के पहले लेक्चर लेता था, कोई दोपहर को खाना खाने के बाद। ज्यादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पर ऊँघने और शाम को जगने के बीच लेते थे। उस दिन गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। उस दिन गांव में लेक्चर का मुख्य विषय क्या था? खेती था। इसका यह अर्थ यह कदापि नहीं कि पहले कुछ और था। वास्तव में पिछले कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। गांव वाले इस बात का विरोध नहीं करते थे, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से ही यह मानकर चलता था कि गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे। गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे। इसलिए वे एक के बाद दूसरा तर्क ढूंढ लाते थे और यह साबित करने लगे थे कि भारतवर्ष एक खेतीहार का देश है। तो भारतवर्ष कैसा देश है? भारतवर्ष एक खेतीहार का देश है। यह 2 बार आ चुका है। देखिए, भारतवर्ष एक खेतीहार का देश है। इसलिए इस बिंदु को याद रखिएगा, यह आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके बाद वे बताते थे कि खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। देखिएगा, खेती की ये वाला भी पंक्ति, खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। यह किस उपन्यास की पंक्ति? यह भी आपसे पूछा सकता है। फिर आगे की बात बताने के पहले प्रायः दोपहर के खाने के वक्त हो जाता, और फिर तमीजदार लड़का जो बड़े संपन्न घराने की औलाद हुआ करता था, और जिसको चीको साहब की लड़की बिहाई रहा करती थी, वक्ता के पीठ पर कपड़ा खींच खींच कर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी, खाना तैयार है। कभी कभी कुछ वक्तागण आगे की बात भी बता ले जाते थे, और तब मालूम होता था कि उनकी आगे की और पीछे की बात में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि घूम फिर कर बात यही रहती थी कि भारत एक खेतीहार देश है। देखिए, फिर आ गया, तुम खेतीहार हो,
तुमको अच्छी खेती करनी चाहिए, अधिक अन्न उपजाना चाहिए। प्रत्येक वक्ता इसी संदेह में गिरफ्तार रहता था कि काश्तकार अधिक अन्न नहीं दे अन्न पन्न नहीं पैदा करना चाहते। लेक्चरों की कमी विज्ञापनों से पूरी की जाती थी और एक तरह से शिवपालगंज के दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहां की समस्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतिहार देश है। देखिएगा, फिर ये शब्द आ गया कि भारतवर्ष एक खेतिहार का देश है। देख रहे हैं ये शब्द कितनी बार आया, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उगाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी तरह तस्वीरें दिखाया जाए। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते हो तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा करना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो ना हो इसके पीछे भी कोई चाल है। हो ना हो इसके पीछे भी कोई चाल है। सिपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खास तौर पर मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बलियां लटकाए, बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की ऊंची फसल को हाशिए से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई, अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी हंस रहे थे। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था अधिक अन्न उपजाओ। देखिएगा, यह सब विज्ञापन आप लोग याद रखिएगा, अधिक अन्न उपजाओ, यह सब आपसे पूछा जा सकता है। मिर्जाई और बाली वाले कास्तरों में अंग्रेजी विद्वान थे। उन्हें अंग्रेजी इबारत से और हिंदी के विद्वान थे। उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भाषा नहीं जानते वे भी कम से कम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उनकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाने शुरू कर देंगे। यह तस्वीर सिपालगंज में आजकल कई जगह चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि यहाँ वालों की निगाह में तस्वीर वाले आदमी की शक्ल कुछ कुछ बद्री पहलवान से मिलती थी। औरत के शक्ल बारे में गहरा मतभेद था। वह गांव की देहाती लड़कियों में से किसकी थी यह अभी तय नहीं हो पाया था। वैसे सबसे ज्यादा जोर शोर वाले विज्ञापन खेती के लिए नहीं, मलेरिया के बारे में था। यानी कि यह विज्ञापन जो छपा था वो सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्धि मिली थी, तो मलेरिया के लिए छपा था, ना कि खेती के लिए। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गेरू में लिखा गया था, मलेरिया को खत्म करने में हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त हो जाने दो। यह विज्ञापन याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है। यहाँ भी यह मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी फैलने को उत्सुक हैं और उन्हें मारने के पहले किसानों के हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत है, रौब के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। और इस भारतीय तर्क पद्धति के हिसाब से मच्छर मारने और मलेरिया उन्मूलन की सहायता करने के लिए सभी अपीलें प्राय अंग्रेजी में लिखी गई थी। तो मलेरिया को समाप्त करने के लिए जो भी अपीलें की गई थी वह किस भाषा में लिखी गई थी, तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसलिए प्रायः सभी लोग इनके कविता के रूप में नहीं, चित्रकला के रूप में स्वीकार किया करता था। गेरू से दीवार रंगने वालों को मनमानी अंग्रेजी लिखने की छूट दे दी थी। दीवारों रंगती जाती थी, मच्छरें मरते जाते थे, कुत्ते कुत्ते भूखा करते थे, लोग अपनी अपनी राह चलते रहते थे। एक विज्ञापन भोले भाले ढंग से बताता था कि हमें पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाने की बात गांव वालों को उनके पूर्वज मरने से पहले ही बता गए थे। लगभग प्रत्येक आदमी को अच्छी तरह मालूम थी। इसमें सिर्फ इतनी नवीनता थी कि यहाँ भी देश का जिक्र था, कहीं कहीं
कहीं कहीं इशारा किया गया था कि अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं बचा सकते तो देश के लिए बचाओ। बात ठीक थी, क्योंकि सेठ साहूकार, बड़े बड़े ओहदेदार, वकील, डॉक्टर, ये सब तो अपने लिए पैसे बचा ही रहे थे। इसलिए छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या ऐतराज हो सकता था। सभी इस बात के सिद्धांत रूप में सहमत थे कि पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाकर किस तरह कहाँ जमा किया जाएगा, वे बातें भी विज्ञापनों और लेक्चरों में साफ तौर पर बताई गई थी। लोगों को उनसे भी कोई आपत्ति न थी। सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बचाने के पहले तुम्हारे मेहनत के एवज में तुम्हें कितना पैसा मिलना चाहिए। पैसे की बचत का सवाल आमदनी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को छोड़कर बाकी सभी बातों पर विज्ञापनों में विचार कर लिया गया था। लोगों को इनके भाव से स्वीकार कर लिया था। ये बेचारे दीवार पर चुपचाप चिपके हुए, न दाना मांगते, न चारा, न कुछ लेते न देते। चलो इन तस्वीरों को छोड़ो नहीं। पर रंगनाथ को जिन विज्ञापनों ने अपनी ओर खींचा, वे पब्लिक पोस्टर के विज्ञापन न थे, प्राइवेट सेक्टर की देन थी। उनसे प्रकट होने वाली बातें कुछ इस प्रकार थी। उस क्षेत्र के सबसे ज्यादा व्यापक रोग दाद है। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापक रोग क्या है? दाद है। ऐसी दवा है जिसके दांत पर लगाया जाए तो उसे जड़ से आराम पहुंचाए, मुंह से खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता, बतासों में डालकर पानी में निगल जाए तो हैजे में लाभ पहुंचता। ऐसी दवाई दुनिया में कहीं नहीं बनाई जाती, नहीं पाई जाती। उसके आविष्कारक अभी जिंदा हैं। यह विलायतों वालों की शरारत है कि उन्हें आज भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। यह बात को आप याद रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसलिए मैं कहता हूँ इस सबको याद रखें, क्योंकि प्रश्न आपसे कैसा भी घुमा फिरा के पूछ देगा तो अब डेटा अभी याद रहेगा तो आप एक भी प्रश्न वहां से गलत नहीं करेंगे, क्योंकि दिनों दिन एनटीए की जो परीक्षा है वह कठिन होता जा रहा है। इसलिए हम लोग संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। इस देश में और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। एक कस्बा एक कस्बा जहानाबाद में रहते हैं। एक कस्बा जहानाबाद, जहानाबाद आपका पटना के बाद यूपी वाला रास्ता, उधर गया वाला रूट में बेला जहानाबाद अरवल जिला पड़ता है। जहानाबाद में रहते हैं, और चूंकि वहां बिजली आ चुकी है इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। नामर्दी का इलाज कैसे करते हैं? तो बिजली से करते हैं। अब नामर्दों को परेशान होने की जरूरत नहीं। एक दूसरे डॉक्टर जो कम से कम भारतवर्ष भर में तो मशहूर ही है, बिना ऑपरेशन के अंड वृद्धि का इलाज करते हैं। और यह बात सिपालगंज में किसी भी दीवार पर तारकोल के हरूफ हरूफ में लिखी हुई पाई जा सकती है। वैसे बहुत से विज्ञापन बच्चों में सूखा रोग, आंखों की बीमारी और पेचिश आदि से भी संबंध है, पर असली रोग संख्या कुल 3 है। रोग तो बहुत है लेकिन असली रोग की संख्या 3 है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, दाद, अंडवृद्धि और नामर्दी। इस तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। और इसके इलाज की तरकीब सिपालगंज के लड़के अक्षर ज्ञान पाल लेने के बाद ही दीवारों पर अंकित लेखों के सहारे जानना शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं। विज्ञापनों की इस, देखिएगा मैं बस पढ़े जा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, तो बस स्टोरी है। जहाँ लगेगा कि समझाने की जरूरत है वहां मैं समझाऊंगा ही, क्योंकि उपन्यास बहुत बड़ा है तो इसलिए हम कंटिन्यू उसे पढ़े जा रहे हैं। आप उसे समझते चलिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चल ही रहा हूँ। विज्ञापनों की अगर आपको फिर भी आपको कोई डाउट हो या किसी प्रकार का आप सलाह देना चाहते हैं तो एक बार मुख्य रूप से आप लोग कमेंट करिए। आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है हमें जब आप करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ सुधार करना चाहिए, वो चीज़ आपके सलाह से ही क्लास को धीरे धीरे बेहतर किया जाएगा। विज्ञापनों की इस भीड़ में वैद्य जी का विज्ञापन नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। देखिएगा, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपना अलग व्यक्तित्व रखता था।
वह दीवारों पर लिखे नामर्दी की बिजली से इलाज जैसे अश्लील लेखों के मुकाबले में नहीं आता था। वह छोटे छोटे नुक्कड़ों, दुकानों और सरकारी इमारतों पर, जिनके पास पेशाब करने और जिद पर विज्ञापन चिपकाना मना था, टीन की खूबसूरत तख्तियों पर लाल हरे अक्षरों में प्रकट होता था और सिर्फ इतना कहता था, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। नवयुवकों के लिए, देखिए फिर आ गया, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे वैद्य जी का नाम था और उसमें उनसे मिलने की सलाह थी। एक दिन रंगनाथ ने देखा रोग की चिकित्सा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। सवेरे से ही कुछ लोग एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे थे, बावासीर सिपालगंज की उन्नति का लक्षण था। बावासीर के 4 आदमकद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिश का युग समाप्त हो रहा है और मुलायम तबीयत, दफ्तर की कुर्सी, शिष्टतापूर्ण रहन सहन, 24 घंटे वाली खान पान और हल्के परिश्रम का युग धीरे धीरे संक्रमण कर रहा है और आधुनिकता के प्रतीक जैसी बवासीर सर्वव्यापी नामर्दी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ रही है। शाम तक वह दैत्यकार विज्ञापन एक दीवार पर रंग बिरंगी छाप छोड़ चुका था। दूर दूर तक ऐलान करने लगा था, बवासीर का शर्तिया इलाज, बवासीर का शर्तिया इलाज। अब विज्ञापन वगैरह देखते हो गांव घर में ऐसा बहुत सारा लगा रहता है, तो उस विज्ञापनों उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। देखते देखते 4-6 दिन में सारा जमाना बवासीर और उसके शर्तिया इलाज के नीचे दब गया। हर जगह यही विज्ञापन चमकने लगा। रंगनाथ को सबसे बड़ा अचंभा तब हुआ उसने देखा यह विज्ञापन एक दैनिक समाचार पत्र में आ गया है। यह समाचार पत्र रोज 10 बजे दिन तक शहर से सिपालगंज आता था और लोगों को बतियाने में सहायता होता था कि स्कूटर और ट्रक कहाँ भिड़ा। अब्बासी नामक कथित गुंडे ने इस इरशाद नामक कथित सब्जी फरोश पर कथित छुरी से कथित रूप से वार किया। रंगनाथ ने देखा कि उस दिन अखबार में पहले पृष्ठ का बहुत बड़ा हिस्सा काले रंग से रंगा हुआ है और उस पर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में चमक रहा है, बवासीर। अक्षरों की बनावट वही है जो यहाँ दीवारों पर लिखा विज्ञापन है। आप एक चीज अक्सर देखते होंगे कि जब आप गांव वगैरह में जाते होंगे तो जो डॉक्टर बहुत बड़ा नहीं होते हैं, एमबीबीएस वगैरह भी कर लेते हैं, कोई एमडीएलटी वगैरह कर लेते हैं, तो उनको चलाना होता है अपना मेडिकल या हॉस्पिटल, तो वो कोशिश कर ग्रामीण की ओर उन्मुख करे, क्योंकि शहर में एमबीबीएस एमडी एमएस को खोजा जाता है, सर्जन को खोजा जाता है। तो वो क्या कहते हैं, इसलिए वो गांव घर तरफ खोलते हैं और अपना विज्ञापन वगैरह वो ज्यादातर लगाते हैं ताकि लोग उसे देख के उसके पास ज्यादा आए। अक्षरों की बनावट वही जो यहाँ दीवार पर लिखे विज्ञापन में है। उन अक्षरों ने बवासीर का एक नया रूप दे दिया, जिसके कारण आसपास के सभी चीजें बवासीर की मातहती में आ गई थी। काली पृष्ठभूमि अखबार के पन्ने चमकता हुआ बवासीर दूर से ही आदमी को अपने में समेट लेता था। यहाँ तक कि शनिचर जैसे बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ने में भी जिसे बड़े बड़े अक्षर पढ़ने में भी आंतरिक कष्ट होता था, अखबार के पास खींच आया और उस पर निगाह गड़ाकर बैठ गया। बहुत देर तक गौर करने के बाद वह रंगनाथ से बोला, वही चीज है। उसके अभिमान की खनक थी। मतलब था यह कि सिपालगंज के दीवारों पर चमकने वाले विज्ञापन कोई मामूली चीज नहीं, यह बाहर अखबारों में छपते हैं, यह इस तरह सिपालगंज में है, वही बाहर अखबारों में है। रंगनाथ तख्त पर बैठा रहा। उसके सामने अखबार का पन्ने तिरछा होकर पड़ा था। अमेरिका ने एक नया उपग्रह छोड़ा था। पाकिस्तान भारत सीमा पर गोलियां चल रही थी। गेहूं की कमी के कारण राज्यों का कोटा कम हो जाने वाला था। सुरक्षा समिति के दक्षिण अफ्रीका के कुछ मसलों पर बहस हो रही थी। इन सब अब्बा बिलों को अपने पंजे में किसी दैत्य का बाज की तरह दबाकर वह काला सफेद विज्ञापन अपने तिरछे हरूफ के चीख रहा था। बवासीर इस विज्ञापन के अखबार में छपते ही बवासीर सिपालगंज और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच संपर्क का एक सफल माध्यम बन चुका था।
डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि माध्यम बन चुका था। डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि विशेष स्थान पर जाकर रामाधीन की तरफ से रुपए की थैली एकांत में रख दी जाए। डाका डालने की यह पद्धति आज भी देश के कुछ हिस्से में काफी लोकप्रिय है। यह वास्तव में यह मध्यकालीन ही है, क्योंकि इसके लिए चांदी या गिलोट के रुपए की थैली का होना आवश्यक है, जबकि आजकल रुपए नोटों की शक्ल दे दिया है जा सकता है और 5,000 रुपए प्रेमपत्र की तरह किसी लिफाफे में आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चेक से भी रुपए का भुगतान किया जा सकता है। इन कारणों से परसों रात अमुक टीले पर 5,000 रुपए की एक थैली रखकर चुपचाप चले आओ, यह आदेश मानने का व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। टीले पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफाफा हवा में उड़ सकता है, चेक जाली हो सकता है। संक्षेप में, जैसा कला, साहित्य, प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में, वैसे ही डकैती क्षेत्र में भी मध्यकालीन पद्धति को आधुनिक युग में लागू करने से व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। जो भी हो, डकैतों ने इन बातों पर विचार किया था, क्योंकि रामाधीन के यहाँ डाके की चिट्ठी भेजने वाले असली डकैत न थे। उन दोनों गांव सभा और कॉलेज की राजनीति को लेकर रामाधीन भीमखेड़वा और बैद जी में कुछ तनातनी हो गई थी। अगर शहर होता और राजनीति ऊंचे दर्जे की होती तो ऐसे मौके पर रामाधीन के खिलाफ किसी महिला की तरफ से पुलिस में यह रिपोर्ट आ गई होती कि उन्होंने सील भंग करने की सक्रिय चेष्टा की, पर महिमा के सक्रिय विरोध के कारण वे कुछ नहीं कर पाए और अपना सील समूचा का समूचा लिए हुए सीधे थाने आ गई। पर यह देहात था, जहां अभी महिलाओं के सीलभंग को राजनीति युद्ध में हैंड ग्रेनेड की मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए वहां कुछ पुरानी तरकीबों का ही प्रयोग किया गया था। बाबू रामाधीन के ऊपर डाकुओं का संकट पैदा करके उन्हें कुछ दिन तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया गया था। तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया गया था। पुलिस, रामाधीन, भीमखेड़वा और वैद्य जी का पूरा गिरोह ये सभी जानते थे कि डाके चिट्ठी फर्जी है। ऐसी चिट्ठियां कई बार कई लोगों के पास आ चुकी थी, इसलिए रामाधीन पर यह मजबूरी नहीं थी कि वह नियत तिथि और समय पर रुपए को साथ टीले पर पहुंच जाए। चिट्ठी फर्जी न होती तब भी रामाधीन शायद चुपचाप रुपए देने के मुकाबले घर पर डाका डलवा लेना ज्यादा अच्छा समझते। पर चूंकि रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई थी, इसलिए पुलिस अपनी ओर से कुछ करने के लिए मजबूर थी। इस दिन टीले से लेकर गांव तक स्टेज पुलिस के लिए समर्पित कर दिया गया और उसमें से डाकू का खेल खेलते रहे। टीले पर तो एक थाना का टीले पर एक थाना का थाना खुल गया। उन्हें आसपास के ऊसर, बंजर जंगल, खेत खलियान सभी कुछ छान डाले, पर डाकू का कहीं कोई निशान नहीं मिला। टीले के पास उन्होंने पेड़ की टहनियां हिलाकर लोमड़ियों के बिलों में संगी ने घुसेड़ कर सपाट जगहों पर अपनी आंखों में से हिप्नोटाइज करने का इत्मीनान कर लिया कि वहां जो है वे डाकू नहीं है, क्रमशः चिड़िया, लोमड़ियां और कीड़े मकोड़े हैं। रात को जब बड़े जोर से प्राणी चिल्लाए तो पता चला कि वे डाकू नहीं, सियार हैं, और पड़ोस के बाग में जब दूसरे प्राणी बोला तो कुछ देर समझ में आ गया कि कुछ नहीं, सिर्फ चमगादड़ है। उस रात डाकुओं और रामाधीन भीमखेड़वा के बीच की कुश्ती बराबर और छूटी, क्योंकि टीले पर न डाकू रुपए लेने आए न रामाधीन देने के लिए गए। थाने के छोटे दरोगा ने नौकरी पर आए अभी थोड़े दिन हुए थे। टीले पर डाकुओं को पकड़ने का काम उन्हें सौंपा गया था, पर सब कुछ करने पर भी वे अपने मां को भेजे जाने वाली चिट्ठियों की अगली किस्त में यह लिखने लायक नहीं हुए थे कि मां, डाकुओं ने मशीन गन तक का इस्तेमाल किया,
पर इस भयंकर गोली कांड में भी तेरे आशीर्वाद से तेरे बेटे का बाल तक बांका नहीं हुआ। वे रात को लगभग 1 बजे टीले से उतरकर मैदान में आए और चूंकि सर्दी होने लगी थी और अंधेरा था, उन्हें अपने नगरवासिनी प्रिया की याद आने लगी। और चूंकि उन्होंने बीए में हिंदी साहित्य पढ़ा था, जो छोटे दरोगा था, उन्होंने बीए में क्या पढ़ा था? हिंदी साहित्य पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा था। इन सब मिले जुले कारणों से उन्हें धीरे धीरे कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और आखिर में गाने लगा, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर वाली कहावत। देखिएगा, यह कहावत आया है, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर। यह कहावत भी याद रखिएगा। वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए उनके आगे भी दो सिपाही और पीछे भी। दरोगा जी गाते रहे और सिपाही सोचते रहे कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मैदान पार करते करते दरोगा जी का गाना कुछ बुलंदी पर चढ़ आया और साबित करने लगा कि जो बात इतनी बेवकूफी की है कि कहीं नहीं जा सकती, वह बड़े मजे से गाई जा सकती है। सड़क पास आ गई। सड़क क्या हुआ? सड़क पास आ गई थी। वहीं एक गड्ढे से अचानक आवाज आई, कर करफोन, करफोन है हरफला। दरोगा जी के हाथ अपने रिवॉल्वर पर चला गया। सिपाहियां ठिठक कर राइफलें संभाली। तब तक गड्ढे से दोबारा आवाज आई, करफोन है हरफला। एक सिपाही ने दरोगा के कान में कहा, गोली चल सकती है, पेड़ के पीछे हो लिया जाए हुजूर। पेड़ उनके पास से लगभग 5 गज की दूरी पे था। दरोगा ने सिपाही से फुसफुसा कर कहा, तुम लोग पेड़ों के पीछे हो जाओ, मैं देखता हूं। इतना कहकर उन्होंने गड्ढे में कौन है जो कहिया बाहर आ जाओ, फिर एक सिनेमे में देखे दृश्य याद करके उनने बात, तुम लोग घिर गए हो, तुम आधे मिनट के मैं बाहर आ नहीं तो गोली चला दी जाएगी। गड्ढे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, मरफर गरफर सरफले गरफलो गरफली चरफलाने वाले। प्रत्येक भारतीय जो अपने घर छोड़कर बाहर निकलता है, भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। देखिएगा आप, प्रत्येक व्यक्ति भारत से जो भी घर छोड़कर बाहर निकलता है, भाषा के मामले में वो कैसा पत्थर हो जाता है। इसी तरह की बोलियां उसके कानों में पड़ती है। बाद में हारकर वह सोचना ही छोड़ देता है कि यह नेपाली है या गुजराती। इस भाषा में दरोगा जी को चौकन्न बना दिया और वे सोचने लगे कि क्या मामला है। इतना तो समझ में आता है कि इसमें कोई गाली है, पर क्यों नहीं समझ में आता कि यह कौन सी बोली है। इसके बाद जहां बात समझ के बाहर होती, वहीं गोली चलती। यह अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का सिपालगंज में प्रयोग करते हुए दरोगा जी ने रिवॉल्वर तान लिया और कड़क कर बोला, गड्ढे से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं गोली चलाता हूं। पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिपाही ने पेड़ के पीछे से निकलकर कहा, गोली मत चलाई हजूर, यह तो जोगनाथवा है। कौन है? जोगनाथ है, पीकर गड्ढे में पड़ा है। सिपाही लोग उत्साह से गड्ढे को घेर कर खड़े हो गए। दरोगा ने, कौन? जोगनाथ, जोगनाथवा। एक पुराने सिपाही ने तर्जुबे के साथ कहना शुरू किया, यह श्री रामनाथ का पुत्र जोगनाथ अकेला आदमी है, दारू ज्यादा पीता। तो यह किसका पुत्र? याद रखिएगा, यह लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो किसका? रामनाथ का पुत्र कौन है? जोगनाथ, जो दारू ज्यादा पीता है। लोग ने जोगनाथ को उठाकर उनके पैर पर खड़ा कर दिया, पर
जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता, उसे दूसरे कहाँ तक खड़ा करते करते होंगे। इसलिए वह लड़खड़ाकर एक बार फिर गिरने को हुआ, बीच में रोका गया और अंत में गड्ढे के ऊपर आकर परमहंसों की तरफ बैठ गया। बैठकर जब उसने आंखें मिलाकर एक हाथ हिलाकर चमगादड़ों और शियारों के कुछ आवाज गले से निकालकर अपने को मानवीय स्तर पर बात करने लायक बनाया, तो उनके मुंह से फिर वही सब निकला, करफोन है सरफला। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन सी बोली है? एक सिपाही ने कहा, बोली से तो हमने पहचाना कि जोगनाथ है। यह सरफरी बोली बोलता है, इस वक्त होश में नहीं, इसलिए गाली बक रहा है। दरोगा जी शायद गाली देने के प्रति जोगनाथ की इस निष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ। वह बेहोशी की हालत में भी कम से कम इतना तो कर रहा है। उन्होंने उसकी गर्दन जोर से हिलाई और पकड़कर बोला, होश में आ। पर जोगनाथ ने होश में आने से इनकार कर दिया, सिर्फ इतना कहा, सरफले। सिपाही हंसने लगा, जिससे उसे पहले पहचाना था। उसने जोगनाथ को कान में चिल्लाकर कहा, जाफोर्ग नाथ हरफोस अरफो। इसकी भी जोगनाथ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, पर दरोगा जी ने एकदम से सरफरी बोली सीख ली। उन्हें मुस्कुरा कर कहा, यह साला हम लोगों को साला कह रहा है। उन्होंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर एक सिपाही ने रोक लिया, कहा, जाने दें हुजूर। दरोगा जी ने सिपाहियों की मानवतावादी दृष्टिकोण कुछ पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपना हाथ को रोक लिया और अपने आदेश देने के ढंग से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। दफा 109 के तहत जाब्ता फौजदारी लगा देना। कितना? दफा 109 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। फौज देगा। जगन्नाथ पर दफा कितना लगा था? तो दफा 109 लगा था। एक सिपाही ने कहा, यह नहीं हो पाएगा हुजूर, यह यहीं का रहने वाला है, दीवारों पर इश्तिहार रंगा करता है और बात बात पर सरफरी बोली बोलता है। जोगनाथ कौन सी भाषा बोलता था? तो सरफरी बोली बोलता था। वैसे बदमाश है, पर दिखाने के लिए कुछ काम तो करता ही है। वे लोग जोगनाथ को उठाकर उसके पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए सड़क की ओर बढ़ने लगा। दरोगा जी ने कहा, शायद पीकर गाली बक रहा है, किसी न किसी जुर्म की दफा निकल आएगी। अभी चलकर इसे बंद कर दो, कल चालान कर दिया जाएगा। कल क्या होगा? कल चालान कर दिया जाएगा। उस सिपाही ने कहा, हुजूर, बेमतलब झंझट में पड़ने से क्या फायदा? अभी गांव चलकर इसके घर ढकेल आएंगे। इसे हवालात कैसे भेजा जा सकता? वैद्य जी का आदमी है। ये जोगनाथ किसका आदमी है? तो वैद्य जी का आदमी है। इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, आज अक्सर बड़े बड़े लोगों का दो चार आदमी अपना खास होता है, जो उनका चमचा होता है। दरोगा जी नौकरी में नए थे, पर सिपाहियों की मानवतावादी दृष्टिकोण अभी वे एकदम समझ गए। वे कुछ नहीं बोले। सिपाहियों ने थोड़ा पीछे हटकर वे फिर अंधेरे हल्की ठंडक नगर वासनी प्रिया हाय मेरा दिल से संतोष खींचने की कोशिश करने लगा। हाय मेरा दिल देखिएगा, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। ये छोटे दरोगा जी जो नए हुए थे वो अक्सर गाया करते हैं, या इंपॉर्टेंट है। नौवां परिच्छेद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको परिच्छेद इधर पढ़ाया गया होगा उसे आप लोग ध्यानपूर्वक उसे कंप्लीट कर दिए होंगे। बाकी परिच्छेद आगे आप लोग को तो पढ़ाया ही जाएगा। धीरे धीरे करके ऐसे ही हम लोग संपूर्ण उपन्यास को खत्म करेंगे। ठीक है, आप लोग क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। अनिवार्य रूप से आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा। जय हिंद, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले क्लास में।